हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हमें आपसे इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, इंडियन पॉलिटी जो हम कवर कर रहे हैं वो हम एम लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं। तो उसमें दो सबसे बड़े चैप्टर है, एक तो है फंडामेंटल राइट्स और एक है पार्लियामेंट। तो फंडामेंटल राइट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जो पार्लियामेंट वाला हमारा चैप्टर है तो हम उसके अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक बनाकर उसको अलग अलग वीडियोस में कवर कर लेंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो फंडामेंटल मीन्स जो मूलभूत है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है ना, जो अनचेंज है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया फंडामेंटल। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या मतलब है कि जो हमारी ड्यूटीज बनती है, जो हमको करना ही करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये हमें फॉलो करना ही करना है, तो वो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जो है कि इनको ऐड किया गया था 1976 में और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है यूएसएसआर से, है ना। देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 1977 तक, इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, तब एक कमेटी बैठाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना, और कांग्रेस पार्टी ने ये बैठाई थी। उसके बाद इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन 10 की गई और 3 फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेड की थी उनको हटा दिया गया, है ना। तो जो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेड किया था उसमें कुछ चेंज करके कांग्रेस ने फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया। उसके बाद में ध्यान रखना, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है ना, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, तो ये इसका मैं एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप समझ लेना, बहुत ही ईजी है ना, किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें पार्लियामेंट में जो है लोकसभा का क्या रोल है, राज्यसभा का क्या रोल है, तो वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। देखिए, 1975 से लेकर 1977 तक जो ये टाइम पीरियड था, है ना, इसके पहले भी वैसे थी, लेकिन इंदिरा गांधी का उस टाइम पे मेनली राज था, लेकिन पर्दे के पीछे जो राज कर रहे थे वो थे संजय गांधी, जो इनके छोटे बेटे थे। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे, जिसमें से एक चेंज था फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करना। तो ये ऐड किया गया था पार्ट 4A में, ठीक है ना। और ये जो पार्ट 4A है इसमें भी अनुच्छेद 51 का, यानी कि आर्टिकल 51A का मतलब होता है अमेंडमेंट, ठीक है ना। आप कुछ भी संशोधन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ भी संविधान में संशोधन करते हैं तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है, जैसे का, है ना, हिंदी में का बोलते हैं और इंग्लिश में ए मतलब अमेंडमेंट। ठीक है, अब आपको इसमें याद क्या क्या रखना है? तो पहली चीज कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना। कमेटी कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये हमने ली कहां से है? यूएसएसआर से। उन्होंने रिकमेंडेड की थी 8, लेकिन हमने ऐड कर दी 10, है ना। बाद में एक और ऐड की गई तो अब 11 है अभी, वो हम देखेंगे आगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है कि इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, हमको अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये दो में डिवाइड है। पहला है मोरल ड्यूटीज, यानी कि नैतिकता के आधार पर जो आपको करना ही करना है, और दूसरा होता है सिविक, यानी कि जो आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो यहां पर पहला है कि ठीक है, हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, इसका मतलब है कि आप एंटी है ना। ये जो वर्ड है एंटी नेशनल, ये बहुत ही चर्चा में रहा है अभी, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको राष्ट्रीय ध्वज का और करना भी चाहिए। अगर हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय, हम इंडियंस हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारे राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, राष्ट्र ध्वज का आदर करें। अगर कहीं पर हम राष्ट्र ध्वज पड़ा हुआ देखें तो उसको उठाएं, ठीक है, उसको नीचे नहीं गिरने दें। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है और हमें करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज होगी। दूसरा है इसमें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जो नोबल आइडियाज है, वैसे ये जो वर्ड है नोबल आइडियाज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन ठीक है, इनका सीधा सा मतलब है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमने लड़ा है, जो बहुत ही कठोर हमारा संघर्ष रहा है, बड़ी मुश्किलों के बाद हमें जो स्वतंत्रता मिली है,
तो उसके जो नोबल आइडियाज वहां से निकल कर जो आए थे वो उनको हमें चेरिश करना है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से जो हमारा इतिहास है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, तो वो पूरा का पूरा उसमें हमने जो भी स्ट्रगल किया है, ठीक है ना, तो वहां से आपको जो है कि जो भी नोबल आइडियाज निकल कर आए हैं उनको आपको चेरिश करना है, सीधी सी बात है। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, सीधी सी बात है। हमारे प्रीएम्बल में जो ये वर्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है, इनका बहुत ही गहरा मीनिंग होता है, ठीक है। जब आप एमपीपीएससी की एग्जाम देते हो, जब आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, मेंस के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो इनको बहुत ही डीपली आपको जो है कि अच्छे से कवर करना होता है। तो ये हम करेंगे आगे। अभी वैसे हमने जब प्रीएम्बल पढ़ा था तब इन वर्ड को मैंने किया है अच्छे से कवर, है ना, लेकिन हम मेंस के हिसाब से जब आंसर राइटिंग भी करेंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपकी ड्यूटीज बनती है। उसके बाद में है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, ठीक है। देखिए भैया, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्स्क्रिप्शन है ना, कि अगर पार्लियामेंट बोल दे तो हमें लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक इंडिया का किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे अभी इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना, दोनों देश के बीच में अगर लड़ाई होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो ये कॉन्स्क्रिप्शन है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो नागरिकों को बोल सकती है कि आप आइए मैदान में और जो है कि कंधे से कंधा मिलाकर आप सामना कीजिए, लड़िए, ठीक है। तो ये है, तो आपको जो है कि देश के लिए खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, नेशनल सर्विस आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो कॉन्स्क्रिप्शन है तो ये है, तो लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जितनी वांट्स निकलती है यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है सैनिकों की, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा ऑलरेडी पहुंच ही जाते हैं। तो इसीलिए जो है कि इसकी आज तक जरूरत नहीं लगी और शायद आगे भी ना लगे। तो ये है। उसके बाद में है टू प्रमोट हार्मोनी इन द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडियन, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है आपको हार्मोनी को प्रमोट करना है, भाईचारे को आपको प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता ही है भारत जो है कि ये डाइवर्स नेशन है ना, यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो सभी धर्मों का हम स्वागत करते हैं और जो है कि सभी के बीच में भाईचारा बना रहना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रदरहुड, ठीक है। तो उससे क्या है कि ये जो हमारी सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, ये भी बनी रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों की डिग्निटी को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड आता है डिरोगेटरी। डिरोगेटरी का मतलब क्या होता है कि जो है कि गंदे रिमार्क्स जो है वो आपको पास नहीं करना है वुमेन को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी सोच जो है उसको बदलना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। आपको जो भी हमारे हेरिटेज जो है कि साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनका ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो सांची के स्तूप हो गया, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हो गई, खजुराहो के मंदिर हो गए। तो अलग अलग जितने भी हेरिटेज स्टेजेस है उन सभी को आपको ध्यान रखना है, उनको प्रिजर्व करना है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। यहां पर बात की गई है कि जो भी हमारे प्राकृतिक चीजें हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट है, जो लेक है, इनको हमें, इनका भी प्रोटेक्ट करना है, इनको हमें गंदा नहीं करना है, इनका हमें संवर्धन करना है, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो लेक है वहां पर प्राणी रहते हैं, ठीक है, वहां पर मछलियां रहती है, वहां पर कछुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें गंदा कुछ भी डाल दोगे, ठीक है ना, क्योंकि यार उनका भी वो घर है, वहां पे वे निवास करते हैं। फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है कि आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आप पेड़ ही काट रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो फिर जो हमारे जंगली जानवर है वो कहाँ रहेंगे। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद में टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टेम्पर। देखिए, साइंटिफिक टेम्पर को अगर हम डेवलप करेंगे तो रैशनल थिंकिंग आएगी, ठीक है ना, हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब होता है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है ना, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट जग गया तो समझिए कि मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप इसके साथ साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ अगर ह्यूमनिस्ट हो गए तो तब तो यार आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इसको डेवलप करना है आपको। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है। गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रदान करती है वो किसको प्रदान करती है, हमें, हमारे लिए है, वो हमारा पैसा है भैया वो।
है ना, अगर आप किसी भी दंगा होता है, रियोट्स जब क्रिएट होते हैं तो वहां पर आप देखते हैं बसों में आग लगा दी जाती है, ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स जल जाते हैं, अलग अलग जो है कि तोड़फोड़ हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितनी भी सर्विसेज है ये किसके लिए, ये हमारे लिए ही तो है, और हम अपने ही पैसे को इतनी मतलब अपना जो पैसा रहता है उसको इतने तरीके से बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी हमें सेफ्टी करना चाहिए, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान अधिकतर देखो आप भारत में तो पहुंचाया ही जाता है। कुछ भी दंगे हुए, रियोट्स हुए, ठीक है, कोई सा भी ऑफिस है उसको जला दिया, थाने में आग लगा दी, तो ये गलत है। अगर आपको करना है तो आप जो है कि अच्छे से करिए, है ना, नॉन वायलेंट तरीके से करिए आप। अगर आपको कुछ भी बात कहना है, सरकार से कुछ भी कहलवाना है, सरकार जो है कि उसने अपनी मांगे पूरी नहीं की है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वायलेंस नहीं करना है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, ठीक है, एक्सीलेंस की तरफ आपको जाना है क्योंकि उसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हर 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है उसको एजुकेशन देना, आरटी, है ना। देखिए क्या हुआ था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 2002 में, ठीक है। तो ये हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है। 10 तो हमने अभी देख ही ली है और ये 11वीं है, ठीक है। तो ये जो है ये रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा नहीं की गई थी, इसके पहले वाली जितनी भी 10 है वो उसमें से 8 उनके द्वारा रिकमेंडेड है, बाकी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐड करी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए आरटी जो बना है उसके बाद आया ही से आरटी, तो उसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन की बात उसमें की गई है। तो शिक्षा, अगर आप भारत के युवाओं को शिक्षित करेंगे, बच्चों को आप शिक्षा दोगे तो तभी तो जाके वो आगे देश का उज्जवल भविष्य होंगे, उज्जवल भविष्य बनेंगे। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। कोई भी बच्चा है अगर वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि या तो आप उसकी जो एजुकेशन है उसको आप प्रमोट कर, यानी कि उसको एजुकेशन दिलवाएं आप, है ना, या तो फिर किसी भी गवर्नमेंटल ऑफिसेस में आप जाके जो है कि उसके बारे में बताएं कि सर ये बच्चा है, ये एजुकेशन अपने पैसे के कारण नहीं ले पा रहा है, ये कोई भी रीजन हो सकता है, तो एजुकेशन देना कर्तव्य बनता है हमारा। तो ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो आपको याद रखना है। देखिए इसमें से मेनली जो क्वेश्चंस बनता है वनडे एग्जाम्स में, तो वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि कोई सा भी एक फंडामेंटल राइट आपको उठा के दे दिया, है ना, उसमें से पूछ लेंगे कि ठीक है ये जो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि राइट टू वोट, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है या हमारा फंडामेंटल राइट है, तो वहां पर आपको डिफर करना है, ठीक है। वहां पर आपको बताना है कि वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स में आएगा या फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर फंडामेंटल ड्यूटीज से और भी उनको पूछना है तो ये पूछ लेंगे कि कब ऐड किए गए थे, कौन सी कमेटी के द्वारा ऐड किए गए थे, कौन सा आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, तो वो हमने देख ही लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है ना, यानी कि फॉरेनर्स जो है वो इनका पालन ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उनके लिए है भी नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स जो हमने देखे थे वो हर किसी को फॉलो करना है, चाहे फिर वो फॉरेनर हो या फिर सिटीजन हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में चले गए, है ना, कोर्ट में आप जाओगे और कि यार ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो जो है कि इसको आप अंदर डालो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे हमने देखे थे डीपीएसपी, वो भी नॉन जस्टिसिएबल थे। तो सीधी सी बात है, ये दोनों नॉन जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, चाहे फिर वो कोई फॉरेनर ही क्यों ना करे, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में ऐसा नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई में मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।